हेलो। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या देखा था? कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग। क्या कनेक्शन देखा था? सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग, सीरीज कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? सपोज दिस वन स्प्रिंग, दिस इज अनदर। एक स्प्रिंग है, ये दूसरा वाला स्प्रिंग है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K1। इसका कितना है? K2। यहाँ पे एक मास एटच है सपोज, तो इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज गिवन बाय 1/K1 प्लस 1/K2। ये किसके लिए था? सीरीज के लिए था। सिमिलरली पैरेलल के लिए क्या था? और पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या देखते थे? दैट इज सपोज दिस इज वन स्प्रिंग, दिस इज अनदर स्प्रिंग। ये मास यहाँ पे अटैच्ड है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2। नहीं तो ऐसे, दिस इज स्प्रिंग, यहाँ पे एक मास है, ये दूसरा वाला स्प्रिंग है। दिस इज K1, दिस इज K2, दिस इज मास M। तो इसके लिए क्या आता था? K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। और क्या देखा था? और हम लोगों ने क्या देखा था? दैट स्प्रिंग फोर्स जो होता है इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस K इंटू एक्स। ये देखा था, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट सपोज हम लोग स्प्रिंग को तोड़ देते हैं। सपोज ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्प्रिंग, ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्प्रिंग्स। सपोज दिस इज ए स्प्रिंग, इसको हम लोग तोड़ देते, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? सपोज दिस इज K। इसको तोड़ देते हैं यहाँ इक्वली, एक वन पार्ट और एक वन पार्ट, दोनों को इक्वली तोड़ देते हैं। ठीक है। अच्छा, लेट अस से द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज L। इसका लेंथ इनिशियली कितना है? L है। और इस स्प्रिंग को तोड़ के दो पार्ट बनाते हैं, दिस इज वन, दिस इज अनदर वन। और कैसे तोड़ा है इसको? वन इस तो बीच में से तोड़ दिया ऐसा, तो रेशियो क्या होगा? 1:1। इसको ब्रेक कर दिया। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K। लेंथ कितना है? L। इसको हम लोगों ने तोड़ दिया दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में। दिस इज पार्ट वन, दिस इज पार्ट टू। दोनों का जो तोड़ने का रेशियो वो कितना है? 1:1। नाउ ये जो नया लेंथ बनेगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा? L/2, आधा हो गया। ऑल्सो बिकम्स L/2। तो इस स्प्रिंग का नया स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दैट K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? X। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर L/2 होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 2K। इसका भी क्या हो जाएगा? 2K। ठीक है। ऐसे स्प्रिंग को तोड़ने से इसका नया स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 2K। इसका कितना आ जाएगा? K। अगर हम लोग इसको कितना रेशियो में तोड़ते हैं? 1:1। सपोज if the spring, if the spring is broken down into n equal parts, अगर हम लोग इसको तोड़ देते हैं कितना पार्ट्स में? n इक्वल पार्ट्स में। सपोज दिस इज द स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? लेंथ कितना है? L। और इसको हम लोगों ने तोड़ दिया ऐसा, एक पार्ट है ये, एक दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसा कितना पार्ट में तोड़ दिया? ऐसा कंटिन्यू जाएगा कहाँ तक? n टाइम्स, क्योंकि कितना पार्ट में तोड़ा है? n इक्वल पार्ट्स में तोड़ा है। तो इसका जो नया लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा? ये 1:1 लिखने से क्या लिखा था? इसको कितना पार्ट्स में तोड़ा था? दो पार्ट में तोड़ा था, तो नीचे क्या आ गया? 2। इसको कितना पार्ट में तोड़ा है? n। तो लेंथ कितना हो जाएगा? L/n। इसका भी क्या हो जाएगा? L/n। ये भी क्या बन जाएगा? L/n। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? N K। इसका भी क्या होगा? N K। इसका भी क्या होगा? N×K। ठीक है। ये स्प्रिंग का नया कांस्टेंट बनेगा जब इसको n इक्वल पार्ट्स में हम लोग तोड़ देंगे। राइट। तो दिस इज स्प्रिंग। उसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं।
कहाँ तक किया था? स्प्रिंग वाला हो गया। अच्छा, स्प्रिंग के बाद फिर से रॉकेट वाला सिस्टम देख लेते हैं एक साथ। रॉकेट प्रोपल्शन का क्वेश्चंस तो नहीं देखा है? न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है। वो वाला हो गया ना पार्ट। इफ इट इज ब्रोकन इनटू एन इक्वल पार्ट, तो ये आ जाएगा। ये चीज याद रखना है, क्वेश्चंस में यूज करेंगे इसको। विल यूज दिस थिंग्स इन द क्वेश्चंस। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। ऑलरेडी पढ़ा था न्यूटन थर्ड लॉ। सपोज दिस इज ए रॉकेट। जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा उसको क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। वो एक्शन फोर्स किस तरफ लगाएगा? नीचे की तरफ। और ये कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। जो दिस थ्रस्ट, थ्रस्ट इज नथिंग बट फोर्स। ये किसके बराबर होता है? यू, रिलेटिव dm by dt, rate of change of mass. दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। और ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। सेकेंड लॉ में लिखा था ना। जब मास चेंज होता है तो ये वाला पार्ट हम लोग यूज करते हैं। दिस इज यू रिलेटिव। इफ यू यूज दिस वेक्टर साइन, यहाँ भी क्या यूज करना है? वेक्टर साइन यूज करना है। यू हैव टू यूज द वेक्टर साइन। और ये u रिलेटिव का डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ। ये रिलेटिव वेलोसिटी किसका? गैसेस का। किस तरफ है? गैस नीचे की तरफ जा रहा है, थ्रस्ट किस तरफ लग रहा है? ऊपर की तरफ। और मास का क्या हो रहा है? लॉस ऑफ मास हो रहा है। क्योंकि रॉकेट का जो मास है, फ्यूल का मास हो, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता जाएगा? कम। तो थ्रस्ट के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे? रिलेटिव स्पीड ऑफ दिस गैसेस। रॉकेट और गैसेस का जो रिलेटिव स्पीड होगा, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या यूज करेंगे? मास। ठीक है। तो ये थ्रस्ट का वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। Now, if this rocket moves upward with an acceleration a, अगर ये रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करेगा विथ एन एक्सेलरेशन a, तो क्या लिखेंगे? थ्रस्ट। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है? थ्रस्ट वाला फोर्स है। नीचे की तरफ इसका क्या हो जाएगा? वेट mg इक्वल टू क्या लिखना है? ma। ठीक है। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है? थ्रस्ट। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है? थ्रस्ट। नीचे वाला डायरेक्शन में क्या होगा इसका? वेट mg। एन इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? एम ए। ठीक है। ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है। डिपेंड करेगा कंडीशंस क्या क्या बोला है क्वेश्चंस में। थ्रस्ट माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। अगेन थ्रस्ट का वैल्यू क्या मिला यहाँ? रिलेटिव स्पीड। और ये क्या हो जाएगा? डी एम बाई डी टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। सो वी कैन राइट इट इन दिस वे। ये थ्रस्ट का फॉर्मूला है। इसको यहाँ पुट करने से ये इक्वेशन आएगा। If the rocket moves with constant velocity,
जब रॉकेट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। अगर जीरो होगा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो। देन यू कैन राइट यू आर डी एम बाई डी टी minus mg is equal to 0. So in this case you are dm by dt is equal to mg. जब कांस्टेंट वेलोसिटी से रॉकेट मूव करता है then we are going to use this formula. यू आर डी एम बाई डी टी माइनस जी क्यू। एक्सेलरेशन क्या आ गया? जीरो। अगर एक्सेलरेट करके मूव करेगा ये इक्वेशन यूज करना है, एक्सेलरेशन नहीं करने से ये इक्वेशन यूज करना है। फर्स्ट के लिए फॉर्मूला क्या है? ये यूज करना है, ठीक है। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस। कम टू पेज नंबर 233। सी क्वेश्चन नंबर 31। कल तो कर लिया था, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था ना। 30 तो हो गया था, क्वेश्चन नंबर 30। सी क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोला है क्वेश्चन में? The system shown in the figure is released from rest. The spring gets elongated if m is greater than। तो जो बोला इसको ड्रॉ कर लेते हैं। बोला क्या है क्वेश्चन में? दिस इज द मास पुली सिस्टम। यहाँ पे एक मास कनेक्टेड है। दिस इज मास m। This is another mass m. नेक्स्ट एक स्प्रिंग कनेक्टेड है इधर, और इधर क्या दिया है? एक कैपिटल मास m दिया हुआ है। दिस इज m, दिस इज ऑल्सो m। ना क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? द सिस्टम शोन इन द फिगर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, द स्प्रिंग गेट्स इलोंगेटेड। ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग इज इलोंगेटेड। ये स्प्रिंग का लेंथ बढ़ जाएगा, इलोंगेटेड होगा जब बॉडी को रेस्ट से रिलीज करेंगे। फॉर कैपिटल M ग्रेटर देन m। मतलब क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में? अगर कैपिटल M ग्रेटर देन स्मॉल m होगा तो ये इलोंगेशन होगा। नेक्स्ट में क्या बोला है? इफ दिस इज m इज ग्रेटर देन 2m, m ग्रेटर देन m by 2, m ग्रेटर देन 2m। नंबर 3, m is greater than m by 2, and number 4, for any value of m, value of m का कुछ भी वैल्यू के चलते ये इलोंगेशन आएगा इस स्प्रिंग में। ये क्वेश्चन है। और इस पूरा सिस्टम को रिलीज किया गया है। कहाँ से रिलीज किया गया है? रेस से रिलीज किया गया है। ना सी ना, इसमें हम लोग एक्सटर्नल फोर्स देखते हैं। रिलीज फ्रॉम रेस है तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स कौन सा होगा? एक तो इधर आ जाएगा mg। इसमें भी एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? mg। इसमें एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? कैपिटल है। ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स है। नाउ तो हम लोग शॉर्टकट यूज करते थे, शॉर्टकट कौन सा था? नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये था फॉर्मूला। एक्सेलरेशन इज नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? यहाँ mg। इसको लिखेंगे mg। और कौन सा है? प्लस, ये भी नीचे की तरफ है mg। इसको कौन रोक रहा है? माइनस mg डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना होगा? टोटल मास इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये दोनों गया कैंसिल, यहाँ से क्या मिला? mg डिवाइडेड बाय 2m प्लस m। तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन किस तरफ है? नीचे के डायरेक्शन में है। दिस इज द एक्सेलरेशन।
अगर एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, यहाँ पे टेंशन इस तरफ है, यहाँ भी टेंशन होगा इस तरफ, यहाँ भी टेंशन होगा इस तरफ, स्प्रिंग के लिए भी क्या आ जाएगा, टेंशन फोर्स आएगा। ठीक है, ये आ गया मेरा एक्सेलरेशन। ना इफ यू राइट डाउन द इक्वेशन फॉर टेंशन हियर, ऊपर की तरफ कौन सा है, टेंशन टी, नीचे की तरफ कौन सा मास है, एम जी, इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम ए। तो इसके लिए अगर हम लोग लिखते हैं इक्वेशन, जिस पार्ट के लिए इक्वेशन लिखते हैं, नीचे वाला फोर्स कितना है, एम जी, कौन रोक रहा है इसको, टेंशन टी, इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम ए। तो टेंशन टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम जी माइनस एम इंटू ए, एम जी माइनस एम इंटू ए। ठीक है, ए का वैल्यू पुट कर देना इधर, विल पुट द वैल्यू ऑफ ए। Now let us put the value of a in this equation. Now put the values, क्या आता है, see this tension T is equal to mg minus this is capital M, a कितना मिला फिर से, this is mg divided by 2m plus m, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, दिस इज 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इधर, इधर क्या आ जाएगा, 2 कैपिटल M स्मॉल m c, नेक्स्ट प्लस एम स्क्वायर जी माइनस एम स्क्वायर जी, ये दोनों क्या हो जाएगा फिर से, क्या कैंसिल। तो टेंशन कितना मिला, T इज इक्वल टू 2 कैपिटल M स्मॉल m जी डिवाइडेड बाय 2m प्लस कैपिटल M। ना क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा है द स्प्रिंग गेट्स इलोंगेटेड, M का कौन सा, स्प्रिंग में फ्रिक्शन कितना कंसिडर करने के लिए बोला है, 0। ठीक है, ना टेंशन आएगा तो इसमें क्या हो गया, ऑब्वियसली यहाँ टेंशन आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, स्प्रिंग क्या हो रहा है, खींच रहा है नीचे की तरफ। ये टेंशन का वैल्यू M का किस कौन सा वैल्यू के चलते टेंशन आएगा, M का क्या लेंगे, ये जो कैपिटल M है, कैपिटल M का कौन सा वैल्यू के चलते, T का वैल्यू 0 नहीं होता है कोई भी वैल्यू के लिए। M का वैल्यू हम लोग अगर M लेते हैं, m/2 लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस में क्या लिखा था, बोला क्या है, देखो जब कैपिटल M से बड़ा होगा तभी इलोंगेशन होगा, मतलब टेंशन आ रहा है मतलब इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन कब नहीं होने वाला है, जब टेंशन कितना होगा, 0। तो M का जो वैल्यू है इधर, कौन सा वैल्यू के चलते यहाँ पे टेंशन एग्जिस्ट करता है, इसके लिए भी एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए भी करेगा, इसके लिए भी करेगा। ठीक है, खाली M का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, ये कैपिटल M अगर 0 हो जाएगा, टेंशन क्या हो जाएगा, 0। अगर टेंशन 0 तो ये एक्सटेंशन नहीं होने वाला है स्प्रिंग में। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ M देयर विल बी एक्सटेंशन। तो सही आंसर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ M का किसी भी वैल्यू के लिए क्या होने वाला है, स्प्रिंग में क्या आएगा, एक्सटेंशन आएगा, देयर विल बी एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 32। में क्या बोला है, 2 blocks A and B of masses m and 2m respectively are held at rest such that the spring is in natural length। कल जब थ्योरी पढ़ा था उस समय बताया था नेचुरल लेंथ का मतलब क्या है, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कब रहता है, जब उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगता है, या नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0 होता है। नाउ दिस इज गिवन इन द डायग्राम।
सो दिस इज द मास पुली सिस्टम, ये पुली है इधर, और ये जो है एक स्प्रिंग दिया हुआ है, दिस इज द स्प्रिंग, और नीचे में क्या है, एक ब्लॉक है ए, दिस इज अनदर ब्लॉक, ये भी क्या है ए। अच्छा, दोनों का मास अलग अलग बोला है, जो बोला है डायरेक्टली लिखते हैं इधर, बुक में ए लिखा है लेकिन मास इधर कितना लिखा है 2m, इधर मास कितना लिखा है m, दिस इज मास m, राइट। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है, स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, जब स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ होता है स्प्रिंग फोर्स कितना होता है 0, इसका मतलब क्या है, अगर नीचे की तरफ इसका वेट होगा 2mg, ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा इधर टेंशन, यहाँ भी क्या आएगा टेंशन, यहाँ भी टेंशन, यहाँ भी टेंशन, इस साइड में भी क्या होगा टेंशन, और स्प्रिंग फोर्स कितना है इधर 0 है। क्वेश्चन में बोला है नेचुरल लेंथ है, स्प्रिंग का फोर्स कितना है 0, मतलब यहाँ पे कोई भी स्प्रिंग में फोर्स नहीं है। अगर स्प्रिंग फोर्स 0 है मतलब ये मेरे पास स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग फोर्स 0 है इसका मतलब क्या है, ये नेचुरल लेंथ में, मतलब ये जो फोर्स है और ये वाला फोर्स दोनों क्या है इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल टू क्या है, सपोज 0 है। अच्छा, इसको नहीं बोल सकते ऐसा, दोनों साइड मतलब इसमें कोई फोर्स ही नहीं लगा है। स्प्रिंग फोर्स अगर 0 है मतलब जैसे क्या पढ़ा था, अगर एक स्प्रिंग है, ये इसका नेचुरल लेंथ है ये सा L, जब हम लोग बाहर से इसमें फोर्स लगाते हैं, इसमें फोर्स लगा दिया एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ, तो एक्सटेंशन कितना हुआ x, स्प्रिंग का फोर्स किस तरफ लगा इस तरफ, कैसा था, अगर ये वाला पार्ट ही 0 है मतलब क्या है, ये ऐसा नहीं है, कैसा है फर्स्ट वाला कंडीशन है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला कंडीशन कब होता है, जब इस एक्सटेंड नहीं होता, एक्सटेंड मतलब यहाँ पे टेंशन भी कितना होना चाहिए इस एंड में 0, क्योंकि इस एंड में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस एंड में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए ये टेंशन, इसलिए स्प्रिंग फोर्स कितना है 0, मतलब टेंशन कितना है इधर, ये वाला ब्लॉक में भी टेंशन 0 होगा, यहाँ भी टेंशन कितना हो जाएगा 0। अगर टेंशन 0 है सी, सिंस स्प्रिंग फोर्स कितना है 0, सो टेंशन भी कितना हो जाएगा 0, ये वाला पॉइंट में भी टेंशन कितना है 0, यहाँ भी टेंशन कितना हो जाएगा 0। अगर ये टेंशन 0, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा है, ये वाला ब्लॉक के ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है, नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है खाली mg, और तो कुछ नहीं है फोर्स, इसमें भी कौन सा लग रहा है 2m में, इसमें भी कौन सा लग रहा है 2mc, तो जब दोनों को छोड़ दिया जाएगा, दोनों नीचे की तरफ जाएगा, कौन सा एक्सेलरेशन से जाएगा g, ये भी कितना से जाएगा g से नीचे जाएगा, तो सही आंसर कौन सा है ऑप्शन 1 जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 जी डाउनवर्ड, ये भी क्या है जी डाउनवर्ड। क्यों हुआ ये, क्योंकि टेंशन कितना है 0 है, टेंशन 0 है मतलब एक्सेलरेशन कितना है 0 है, कौन सा एक्सेलरेशन है, खाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द आंसर इज ऑप्शन 1। तो 32 के लिए क्या आएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑलवेज रिमेंबर, अगर स्प्रिंग में बोला है नेचुरल लेंथ में है तो उसमें जो फोर्स है कितना है 0 है, स्प्रिंग में कोई भी फोर्स नहीं है, फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग इज 0, ठीक है, स्प्रिंग के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये याद रखना है, स्प्रिंग इन नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में होता है, ये स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में होता है तो स्प्रिंग फोर्स कितना होता है इधर 0, जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है तभी स्प्रिंग क्या होता है एक्सटेंड होता है, तो स्प्रिंग में क्या आता है फोर्स आता है। अगर एक्सटेंड ही नहीं हुआ, टेंशन कितना है 0, अगर टेंशन 0 है खाली इसमें एक डाउनवर्ड फोर्स ही लग रहा है, कौन सा है mg, इसमें भी क्या है 2mg, दोनों नीचे जाएगा विद एक्सेलरेशन स्मॉल जी स्मॉल जी। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में क्या है, the system shown in the figure is in equilibrium, mass m1 and m2 are 2 kg and 8 kg respectively, spring constant k1 and k2 are 50
Newton per meter and 70 Newton per meter respectively. If the compression in the second spring is 0.5 meter, what is the compression in the first spring? Both spring have natural length initially. अच्छा, दोनों का इनिशियली नेचुरल लेंथ था। जो जो बोला है डायग्राम बनाते हैं, पहले पहले पढ़ो क्वेश्चन को, हम डायग्राम बनाते हैं इसका क्या बोला है। तो दिस इज द, यहाँ पे क्या है, एक मास दिया है इधर, दिस इज द मास, दिस मास इज m1, और यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंग है ऐसा, एंड दिस इज फिक्स्ड, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट लिखा है k1, दिस इज मास m2, और इसमें स्प्रिंग ऐसा है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बोला है k2। क्वेश्चन में बोला है स्प्रिंग कांस्टेंट k1 कितना है, k1 एंड k2 आर 50 एंड 70, 50 न्यूटन पर मीटर, k2 इज 70 न्यूटन पर मीटर, ये बोला है। और क्या बोला है, इफ द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, सेकेंड स्प्रिंग कौन सा होगा, k2, मतलब x2 जो है कंप्रेशन कितना बोला है 0.5 मीटर, कंप्रेशन इन द फर्स्ट स्प्रिंग, इस स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना होगा ये पूछा है, ये क्वेश्चन है। तो दिस इज द क्वेश्चन, द सिस्टम शोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। एक मास कितना है m1, दूसरा वाला मास कितना है m2, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है ना, एफबीडी बनाना है दोनों के लिए, दोनों के लिए क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। ना फॉर मास m2 एफबीडी बनाते हैं इसके लिए, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर m2, दिस इज m2। ऊपर की तरफ क्या है, रस्सी है तो इधर क्या आएगा, एक स्ट्रिंग है तो क्या आएगा, टेंशन T, नीचे की तरफ इसका वेट आएगा, नीचे की तरफ कितना हो जाएगा m2T। ना जैसे ये नीचे की तरफ जाना चाहेगा, स्प्रिंग क्या करेगा, इसको स्प्रिंग कंप्रेस होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, स्प्रिंग एक्सटेंड होता है या कंप्रेस होता है, कंप्रेस, मतलब स्प्रिंग ऐसा था, कंप्रेस करेंगे, स्प्रिंग किस तरफ फोर्स लगाएगा, कंप्रेस होने से ऊपर की तरफ लगाएगा, कंप्रेशन बोला है ना, कंप्रेशन बोलने से किस तरफ स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर, और इसको लिखते हैं हम लोग, जहाँ जहाँ x2 लिखा है इसको F2 बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स, दिस इज F2। और बॉडी कैसा है बोला है, इक्विलिब्रियम में या मोशन में है, क्या बोला है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम बोला है, द सिस्टम शोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स दोनों क्या है, इक्वल है, इक्विलिब्रियम है। इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए, क्या आ जाएगा, ऊपर में फोर्स किस तरफ है T, नीचे का फोर्स क्या है, ना वैल्यू क्या क्या पता है, पुट करते हैं, क्या क्या वैल्यू पता है, क्या m2 पता है, बोला है नहीं पता है। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू, क्या लिखते थे, K इंटू एक्स, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे F2 लिखेंगे तो K2 लिखेंगे, X2 लिखेंगे, K2 कितना दिया है 70, और X2 कितना है, X2, K2 इज 70, X2 इज 0.5, सो 0.5 होने से कितना होगा, हाफ ऑफ 70 इज 35 न्यूटन। मास दिया है क्या, मास बोला है क्वेश्चन में, कितना बोला है मासिस, अच्छा m1 कितना है 2 kg, m2 8 kg, यहाँ लिख देते हैं m1 2 kg, m2 8 kg, ये बोला है। तो m2 कितना आ जाएगा, m2g, तो टेंशन T पुट करते हैं इधर, F2 कितना आया, और ये कितना आया है 80 इंटू जी,
8g मतलब 80 इंटू 10, 10 ले लेते हैं इसको, 10। ठीक है, वैल्यू को क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। अच्छा, यहाँ सी ये क्या है, दोनों का डायरेक्शन क्या था, ये ऊपर की तरफ है ना, दोनों दोनों का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो इसको प्लस करना पड़ेगा, टी प्लस F2, उल्टा लिखा है। ये वेक्टर इस तरफ है, ऐसा तो नहीं है, सेम सेम डायरेक्शन में क्या होता है, एट टी प्लस F2 इक्वल टू क्या होगा, M2G। तो T इज इक्वल टू M2G माइनस F2। M2 कितना है, 8 इंटू 10, F2 कितना आया, 35, सो दिस इज 80 माइनस 35, दिस इज 45 न्यूटन। तो टेंशन कितना आ जाएगा, 45 न्यूटन। ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा, क्यों निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पे टेंशन मुझे पता है टी, तो यहाँ भी टेंशन क्या होता है, टी। तो ये टेंशन निकल गया, ये वाला टेंशन कितना है, 45 टन। तो एक्स निकाल सकते हैं, एक्सटेंशन कितना होगा। इसके लिए लिखते हैं FBD फॉर M1, M1 के लिए FBD लिखते हैं। तो दिस इज M1। ऊपर की तरफ क्या है, टेंशन T, नीचे की तरफ फोर्स कितना है, M1 जी। फिर से ये कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस तरफ, F1। वैल्यू पुट करना है, ये नहीं पता है इस बार तो नहीं पता है। F1 के लिए क्या लिखेंगे, K1 X1, ये पूछा है क्वेश्चन में, ये कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस X1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस X1, ये पूछा है। ये इनका इक्वेशन क्या आ जाएगा, दिस इज T। इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, ऊपर में फोर्स कौन सा है, T, प्लस क्या लिखेंगे, F1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, M1 इंटू T। इसके लिए ये आ जाएगा इक्वेशन। T पता है, T कितना है, 45। यहाँ कितना लिखेंगे, 45। ये F मुझे नहीं पता है, F1, M1 पता है, M1 कितना बोला था, M1 इज 2 kg, है ना, 2 kg। तो इधर क्या लिखेंगे, 2 इंटू जी कितना ले लेंगे, 10। तो F1 इज इक्वल टू दिस इज 20 माइनस 45। जैसे ये मिलेगा वैल्यू, इस F1 की जगह क्या लिखेंगे, K1 इंटू X1। तो यहाँ से क्या निकलेगा, X1। ठीक है, फाइंड करो अभी कितना आता है, कैलकुलेट। आगे आओ, -0.5, हाँ -0.5। ठीक, बाकी सबका आ रहा है कि नहीं, -25 न्यूटन आएगा, इसको यहाँ पुट कर देना है। F कितना आया, -25। और K कितना है, K1 कितना दिया था, K1 इज 50। और ये क्या है, X1। सो यहाँ से X1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -25 डिवाइडेड बाय 50। तो -1/2, 1/2 का मतलब -0.5 मीटर। सो ये आंसर है। ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर 2 लिखो। ये M1 के लिए, ये M2 के लिए। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया ना, लिखो। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ए लाइट स्प्रिंग बैलेंस हैंग्स फ्रॉम द हुक ऑफ द other light spring balance and a block of mass m kg hangs from the former one. Then the true statement,
अबाउट द स्केल रीडिंग इज, क्या बोला है? ए स्प्रिंग, ए लाइट स्प्रिंग बैलेंस हैंग्स फ्रॉम द हुक ऑफ द अदर लाइट स्प्रिंग। मतलब एक लाइट स्प्रिंग है, सपोज दिस इज ए स्प्रिंग, इसका जो हुक है इधर, इस हुक में और एक स्प्रिंग क्या कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है। ऐसा एक स्प्रिंग था, इसके हुक में दूसरा वाला स्प्रिंग लाई कर रहा है। आगे क्या बोला है? एंड ब्लॉक मास m हैंग्स फ्रॉम द फॉर्मर वन। तो यहाँ पे मास कितना दिखा रहा है? m, इसको हैंग किया गया है ना। पूछा गया देन द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द स्केल रीडिंग इज, जो दोनों स्प्रिंग है और दोनों स्प्रिंग कितना मास दिखाएगा इस मास का, इसमें कैपिटल M बोला है, कितना दिखाएगा? इसका वेट कितना है? mg। ऊपर की तरफ जो आएगा दोनों सेम ही तो उठा रहा है वेट, या अलग अलग उठा रहा है? या अगर पहला वाला स्प्रिंग कितना मास उठा रहा है m, दूसरा वाला भी कितना उठा रहा है m, प्रोवाइडेड स्प्रिंग का मास नहीं बोला है, तो दोनों के लिए रीडिंग कितना होगा? m ही आएगा, m/2 तो नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर विल बी सी। कौन सा ऑप्शन है? बोथ द स्केल्स रीड m/2 ईच kg, बोथ द स्केल्स रीड m kg ईच। तो दोनों m kg रीड करेगा। दोनों के लिए क्या है? मास सेम है, दोनों के लिए अलग अलग नहीं है, दोनों के लिए मास क्या है? सेम। तो दिस इज m। ऑप्शन 2 34 क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 35 क्या है नेक्स्ट? 35 में बोला गया है द टेंशन इन द स्प्रिंग इज, ये स्प्रिंग दिया हुआ है ऐसा, इस तरफ 5 न्यूटन लिखा है, इस तरफ भी क्या लिखा है? 5 न्यूटन। तो इसमें स्प्रिंग फोर्स कितना ही है पूछा है, कितना होना चाहिए? 0, 2.5, 5, 10। ऑप्शंस क्या बोला है? 0, 2.5, 5, ये कितना बोला है? 10, सब न्यूटन में है ना। क्या दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट में है? जब दोनों फोर्स इक्वल है और दोनों फोर्स ऑपोजिट है, नेट फोर्स कितना होगा? नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? हम लोग को पता है दोनों इक्वल है, दोनों ऑपोजिट है, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? 0। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। ठीक है ना। इफ यू सी दिस केस, अगर मेरे पास एक ऐसा स्ट्रिंग है, इधर स्ट्रिंग वाला बोलते हैं, यहाँ पे मास क्या है? m, इसका वेट नीचे की तरफ mg है, ऊपर की तरफ टेंशन है t, यहाँ एक्सेलरेशन कितना दिखाता है? 0। तो ये टेंशन किसके बराबर होता है? टेंशन किसके बराबर होता है? टेंशन इज इक्वल टू mg, वेट के बराबर। वेट मतलब क्या है? जो एक्सटर्नल लगने वाला फोर्स। तो यहाँ पे एक्सटर्नल लगने वाला फोर्स कौन सा है? 5। तो स्प्रिंग में भी फोर्स कितना होगा? 5। तो स्प्रिंग में भी फोर्स कितना होता है? 5 होता है, 0 नहीं होता है। इसको क्या लगेगा? दोनों साइड 5 5 लग रहा है, 0 है। ये वाला केस को देखो, सेम। ये अगर मैं इसके जगह क्या लगा देता इधर? स्प्रिंग। एक्सेलरेशन नहीं है, नीचे की तरफ mg है, ऊपर की तरफ क्या है? टेंशन। तो स्प्रिंग में लगना वाला फोर्स भी क्या है? स्प्रिंग फोर्स है। कौन सा फोर्स लगता? mg, बाहर वाला। नेट फोर्स कितना है इसमें? 0। यहाँ भी नेट फोर्स कितना है? 0। तो जो ये नेट वाला फोर्स था mg, किसके बराबर था? स्प्रिंग फोर्स के बराबर था। तो यहाँ भी जो फोर्स लग रहा है कौन सा लग रहा है? 5। यहाँ भी कौन सा लग रहा है? 5। तो जो स्प्रिंग में फोर्स है वो कितना है? 5 है। कंपेयर करके देखना है इसको ऐसे, तो यू विल गेट 5 न्यूटन। नेक्स्ट 36 में क्या है? A rocket has a mass of 100 kg. 90% of this fuel, 90% of this is fuel. रॉकेट का मास जो 100 kg, उसमें 90% ही fuel का मास है। It ejects fuel vapor at the rate of 1 kg per second. 1 kg per second का मतलब क्या है? मास पर यूनिट टाइम, dm/dt बोला है।
dm/dt कितना बोल रहा है 1 kg/s। रॉकेट के केसेस में देखना है, अभी जो पढ़ा है थ्योरी, dm/dt कितना बोल दिया है 1 kg/s विथ ए वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा वेलोसिटी होता है, गैस जाने वाला वेलोसिटी, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, कितना बोला है 500 मीटर पर सेकेंड, ये बोला है। आगे क्या बोला है, it is supposed that the rocket is outside the gravitational field. The initial thrust on the rocket when just start moving upward is thrust पूछा है। thrust के लिए फॉर्मूला क्या है, अभी पढ़ा था, thrust is relative velocity into क्या होता है dm/dt। पुट करना है, सिंपल है, कितना आएगा 500 ही आएगा, कि 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 500। द आंसर इज ऑप्शन 2 36, ऑप्शन नंबर 2। थर्टी सेवन में क्या है, द मोशन ऑफ ए रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, it is based on the conservation of linear momentum। मतलब इनिशियल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए कांस्टेंट। ये था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जाने वाला मोमेंटम और नीचे जाने वाला मोमेंटम दोनों का वैल्यू क्या होता है सेम, ठीक है। गैस नीचे की तरफ छोड़ेगा, कहाँ जाएगा वो ऊपर की तरफ, दोनों मोमेंटम क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। 3 37 के लिए क्या आएगा 3। 38, a rocket of mass 100 kg exhaust gas has a rate of 4 kg per second with a velocity of 3000, the thrust develop करो तो ये कितना आता है, सेम क्वेश्चन है। स्वीट 38, रॉकेट का मास दिया है 1000 kg, एग्जॉस्ट गैसेस का रेट कितना बोला है 4 kg पर सेकेंड, मतलब dm/dt कितना बोला है 4, और आगे क्या बोला है वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कितना दिया है 3000, रिलेटिव वेलोसिटी कितना दिया है 3000 मीटर पर सेकेंड, dm/dt कितना बोला है 4 बोला है kg पर सेकेंड। सो थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी dm/dt। तो 4 इंटू कितना आ जाएगा 3000, सो दिस इज 12,000 न्यूटन, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्या है 39, सी rocket engine lifts a rocket from the earth surface because hot gases with high velocity, option A push against the earth, push against the air, react against the, react मतलब reaction, यहाँ react मतलब रिएक्शन फोर्स के बारे में बताया, रिएक्शन अगेंस्ट द रॉकेट एंड पुशेस इट अप, हीट अप द एयर व्हिच लिफ्ट द रॉकेट। क्या होना चाहिए, जब रॉकेट इंजन लिफ्ट करता है, रॉकेट इंजन लिफ्ट ए रॉकेट फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज हॉट गैसेस विद द वेलोसिटी, फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज हॉट गैसेस विद हाई वेलोसिटी। जो हॉट गैसेस है रॉकेट का, ये जो रॉकेट जाएगा इधर, इसका जो हॉट गैसेस निकलेगा, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये तो एक्शन फोर्स लगा रहा है हॉट गैसेस, ठीक है। इसका रिएक्शन के चलते क्या होता है, रॉकेट कहाँ जाता है ऊपर, ठीक है। और हम लोग इसको अगर रिएक्शन बोलेंगे तो ये क्या होगा एक्शन होगा। तो सही आंसर कौन सा है,
रिएक्ट अगेंस्ट द रॉकेट लिखा है। ये जो रॉकेट है, रॉकेट के अगेंस्ट में क्या कर रहा है, ये हॉट गैसेस क्या कर रहा है, रिएक्ट करता है, जिसके चलते क्या करता है, ये ऊपर जाता है। तो सही आंसर कौन सा है, 3। रिएक्ट अगेंस्ट द रॉकेट एंड पुश इट अप। इसको क्या करता है, लिफ्ट दे देता है रिएक्शन देके। क्वेश्चन नंबर 40। 40 जो अभी स्टेटमेंट दिया था, M1 M2 वाला, M वाला सेम वही है, स्प्रिंग दोनों दिया है, हुक कनेक्टेड है, नीचे क्या लगा है, 4 kg। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन A एंड B विल रीड रेस्पेक्टिवली, ए का रीडिंग और बी का रीडिंग रेस्पेक्टिवली कितना होगा, सेम होगा या अलग अलग होगा, सेम होगा। तो कौन सा है आंसर, ऑप्शन 3, 4 kg एंड 4 kg। ठीक है, इसमें डायग्राम दिया है, पहला वाले में क्या था, डायग्राम नहीं था, सेम क्वेश्चन है। तो 40 के लिए क्या आ जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 40, 40 के लिए कौन सा आएगा, 3। सी नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41। क्या बोला है इधर, ए मैन इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ ए फ्रिक्शनलेस पोंड ऑफ आइस। एक पोंड है और उसमें फ्रिक्शन ही नहीं है, ए पोंड है और क्या बन गया, ये आइस बन गया है, एंड दिस मैन इज स्टैंडिंग और दिस इज फ्रिक्शनलेस, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यहाँ पे है नहीं। ठीक है, आगे क्या बोला है, हाउ कैन ही गेट हिमसेल्फ टू द शोर, मतलब ये पूरा सेंटर में है, इसको इधर आना है, ये शोर में आना है, ये शोर है सपोज, नहीं तो ये शोर है, और ये पूरा फ्रिक्शनलेस है, इस इंसान को यहाँ आना है नहीं तो इधर जाना है, कोई भी एक डायरेक्शन में जाना है, वो कैसे जाएगा, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो चल नहीं सकता है, बिकॉज हम लोग जब चलते हैं फ्रिक्शन के चलते हम लोग मूव कर सकते हैं, तो वो चल नहीं सकता है, तो कैसे आएगा वो, क्या बोला है, नंबर 1, बाय थ्रोइंग हिज शर्ट इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, वो अपना शर्ट को ऊपर की तरफ फेंकेगा तो क्या जाएगा ऊपर, मूवमेंट होगा, नहीं होगा। सेकंड में क्या बोला है, बाय स्पिटिंग हॉराइजेंटली, स्पिटिंग का मतलब फूकना, फूकेगा वो, ऐसा कौन सा डायरेक्शन में, हॉराइजेंटल डायरेक्शन में, ऐसे, क्या इससे के चलते वो जा सकता है कि नहीं जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है, स्पीड में क्या होगा, मास होगा कुछ, उस मास और ये वेलोसिटी होगा तो ये मोमेंटम आगे की तरफ, क्यों, ये थूका इस तरफ, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वी, ये थूक का मास है, इंसान का मास सपोज m है, उसका रिएक्शन किस तरफ लगेगा, मोमेंटम तो कंजर्व होता है ना, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो p क्या है, कांस्टेंट, जैसे ये थूकेगा आगे की तरफ, ये क्या आएगा, पीछे की तरफ मूव करेगा ऐसा, तो थूकते थूकते पहुंच जाएगा। ठीक है, खाली उसमें थूक जमा होना चाहिए, खाली खत्म हो गया बीच में तो रुक जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन 2, by spitting horizontally. So this is conservation of linear momentum. इसमें भी होता है, शर्ट को इस तरफ नहीं फेंक के इस तरफ फेंकने से भी क्या होता है, इस तरफ होता है, लेकिन बोला क्या है, ऊपर की तरफ फेंका है, तो इसलिए नहीं होने वाला है रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, ही विल वेट फॉर द आइस टू मेल्ट इन द पोन, unable to get at the shore। अच्छा क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट 42, देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 42। A player caught a cricket ball of mass 150 gram moving at a rate of 20 meter per second. If the catching process be completed in 0.1 second, the force on the blow exerted by the ball on the hand of the player is। Now जब क्रिकेट बॉल का मास बोला है कितना है, 150 ग्राम, और उसका स्पीड बोल दिया है कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड,
if the catching process be completed in 0.1 second, the force of the blow, जो फोर्स लगेगा ब्लो के ऊपर वो कितना होगा ना। क्रिकेट बॉल कैच करने वाला जो काम होता है वो फोर्स कैसा फोर्स होता है, बहुत कम टाइम तक एक्ट करने वाला, बहुत जोर से आया पकड़ लिया। इस टाइप ऑफ केसेस में हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स के लिए फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू फोर्स इंटू क्या था, डेल्टा टी। क्वेश्चन में क्या बोला, ये फोर्स निकालो बोले तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये आ जाएगा ना। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में वो देखना है। क्वेश्चन में बोला क्या है, ए प्लेयर caught a ball of mass दिया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 42। ए प्लेयर caught a ball of mass कितना बोला है 150 ग्राम, सो दिस इज 0.15 kg। आगे क्या बोला है, मूविंग विथ ए वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना था 20 मीटर पर सेकंड। जब बॉल को पकड़ लेगा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बॉल को तो कैच किया ना, कैच करने से फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट देन द फोर्स, टाइम कितना लगता है इसके लिए, डेल्टा टी बोला है 0.1 सेकेंड। फोर्स निकालना है, ये वैल्यूज दिया हुआ है। अगर हम लोग को इम्पल्स क्या पता है, इम्पल्स इज इक्वल टू क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी था, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एम वी माइनस यू। मास कितना है 0.15, फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, इनिशियल कितना है 20, नेगेटिव आएगा तो ये कितना आएगा माइनस, दिस इज 15 इंटू 2 30, दो के बाद पॉइंट है। -3.0, यह आ जाएगा इम्पल्स। इस इम्पल्स का वैल्यू पुट करना है, इधर कितना है -3 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है बोला है 0.1, सो दिस इज -30 न्यूटन। -30 दिया है ऑप्शन में, 30 है, तो आंसर इज ऑप्शन 2, इट विल बी 30 न्यूटन। ये सही है आंसर, पीछे गलत दिया है। ठीक है, वो पीछे गलत है आंसर, इसको लिखना 30 न्यूटन। तो मेन फॉर्मूला क्या है याद रखना है, इम्पल्स। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू चेंज इन टाइम। सो फोर्स पूछा है तो आई इंटू डेल्टा टी। इम्पल्स को और क्या से कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ओनली रेट नहीं, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज, दिस इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनली क्या हो गया, बॉल रुक गया। ठीक है, बॉल रुकने से क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0। सी द नेक्स्ट वन 43, this is 42। (43) में क्या बोला है, इन which of the following case forces may not be required, कौन सा केस में फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता है। particle going in a circle, particle going along a straight line, the momentum of the particle constant, acceleration of the particle constant। इसमें फोर्स नहीं चाहिए, पार्टिकल सर्कल में मूव करने के लिए अब क्या फोर्स चाहिए, फोर्स तो चाहिए। क्यों, सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। ठीक है, सर्कल में घूमने के लिए हमेशा फोर्स चाहिए, कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन आता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी आएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, जिसमें नहीं रिक्वायर्ड है ये पूछा है, तो पहला वाला क्या है, फोर्स चाहिए। सेकंड में क्या बोला है, पार्टिकल गोइंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन में जाने से फोर्स नहीं चाहिए, यूनिफॉर्म स्पीड से जाने से नहीं चाहिए। क्या यहाँ बोला है कि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, नहीं बोला है, यूनिफॉर्म स्पीड से जाने से नहीं चाहिए। यहाँ तो बोला नहीं कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म
स्पीड से जा रहा है, तो ये भी क्या है, फोर्स चाहिए इसके लिए। थर्ड में क्या बोला है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। जब मोमेंटम कांस्टेंट होता है फोर्स क्या होता है, फोर्स जीरो होता है। क्यों, एफ इक्वल टू क्या होता है, dp/dt। अगर फोर्स का वैल्यू जीरो है सो dp/dt क्या हो जाएगा, जीरो, तो p क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, द मोमेंट ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। तो कौन सा केस में रिक्वायर्ड नहीं है, कंप्लीटली फ्री। ठीक है, फ्री। तो ऑप्शन नंबर 3, 43, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे क्वेश्चंस। ठीक है, इसका क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 4 में क्या बोला, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। कौन सा एक्सेलरेशन, अगर कांस्टेंट है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ऐसे घूम रहा है सपोज, बॉडी घूमने से एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सेंट्रीपिटल का तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो इसलिए क्या होगा, होगा ये, इसलिए थर्ड वाला क्या हो जाए, फोर्थ वाला भी क्या है, गलत है। ओके, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।